नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत वाइब्स में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कृदंत प्रकरण की। कृदंत कर्ण में कृत्य प्रक्रिया चली हुई थी, जिसमें हमने चजोहो कु घिन्यतोहो सूत्र पढ़ लिया था, जो करता था चजोहो कुत्वम स्यात् घिति ण्यति च परे, अर्थात चकार और जकार को कुत्व होता है। कुत्व अर्थात कवर्ग आदेश होता है। कवर्ग में कौन सा आदेश होगा? च को आदेश होगा क, जा को आदेश होगा ग। तो इस प्रकार से च और जा को कवर्ग का पहला और तीसरा आदेश होता है। कब होता है? घित और न्यत प्रत्यय परे रहते हैं। घित अर्थात जिसमें घकार इत हो, और न्यत न्यत वैसे ही प्रत्यय होता है। न्यत प्रत्यय परे होने पर, इन दोनों के परे होने पर क्या होता है? च और जा को क और ग होता है। अस्या अगला सूत्र आज हम पढ़ेंगे मृजेर वृद्धि। क्या है? मृजेर वृद्धि ही, जो क्या करता है? मृजेरिको वृद्धि सार्वधातुक आर्ध धातु कयो, अर्थात सार्वधातुक और आर्ध धातुक कहा इसमें तो क्या होता है? सार्वधातुक एक संज्ञा होती है और वही आर्ध धातुक भी संज्ञा होती है। कौन से सूत्र करते हैं? तो आपने तिगंत प्रकरण में पढ़ा था। आपने क्या है? तिंग शित सार्वधातुकम। क्या है सूत्र? तिंग शित सार्वधातुकम, अर्थात तिंग की तिंग क्या है? तिंग देखो, जो हम भवादि गण इत्यादि प्रकरण पढ़ते हैं, गणों में आता है। धातुओं में, धातुओं के अंत में जो प्रत्यय होते हैं, तिप तस झी सिप तस थ मिप वस मस त अताम झ थास अथाम ध्वम इड वही महिंग, ये 18 प्रत्यय होते हैं, जो कि 9 प्रश्मयी पद होते हैं और 9 आत्मनेय पद होते हैं। तो ये 18 पद क्या होते? 18 प्रत्यय क्या होते हैं? तिंग होते हैं। तिप का ती ले लिया और महिंग का अंगा ले लिया, तो क्या हो जाएगा? तिंग प्रत्यय। शित, शित मतलब कि जिसमें तालव्य शकार इत हो, वो क्या होते हैं? शित। अर्थात तिंग और शित की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा। अब आर्ध धातु क्या है? तो आर्ध धातुकम शेषः, अर्थात जो तिंग और शित को छोड़ के जो बाकी जितने भी प्रत्यय बच गए, वो सब आर्ध धातुक प्रत्ययों में आते हैं। तो जहाँ पर सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय हों, उनके परे रहते क्या होता है? मृजे रिको वृद्धि, अर्थात मृज के इक को वृद्धि होती है। मृज मतलब मृज धातु, इक मतलब क्या होता है? ई उ री ल री, ये क्या है? 4 वर्ण है। ई उ री ल री, एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार में कौन से बनाएंगे? एक में ई उ री ल री। तो इन 4 वर्णों को मृज के, मृज धातु में क्या है? री है। तो क्या मृज के इक, इक में मृज में इक क्या है? री। मृज में जो री है वो क्या है? इक है। तो मृजे रिको वृद्धि स्यात्, अर्थात मृज के इक को वृद्धि होती है सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्ग्य रूप बनेगा। क्या बनेगा? मार्ग्य रूप। देखो मार्ग्य कैसे बनेगा? मृजेर विभाषा हमने सूत्र पढ़ा था, जो क्या करता था? क्यप प्रत्यय करता था विकल्प से। क्या प्रत्यय करता था? क्यप। परंतु क्यप करेंगे तो क्या हो जाएगा? वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि कंगितिचा से क्या हो जाएगा? वृद्धि का निषेध हो जाता है। परंतु यहाँ पे क्या होगा? नेत प्रत्यय होगा। नेत किससे होगा? तो हमने सूत्र पढ़ा था री हलोर न्यत। किससे? री हलोर न्यत, अर्थात रिवर्णंतात हलंतात च धातुर्न्यत स्यात्, अर्थात रिवर्णांत धातु हैं जो, अर्थात जिन धातुओं के अंत में री वर्ण है, या हलंत धातु है। हलंत यानी कि जिन धातुओं के अंत में हल वर्ण होते हैं। हल मतलब हल प्रत्याहार, सारे व्यंजन वर्ण आते हैं इसमें। तो जिन धातुओं के अंत में व्यंजन वर्ण होता है, उन धातुओं से क्या होता है? ण्यत प्रत्यय होता है। री हलोर न्यत, इस सूत्र से। तो इस सूत्र से री हलोर न्यत से क्या हो जाएगा? ण्यत प्रत्यय हो जाएगा मृज धातु को। तो मृज धातु को ण्यत प्रत्यय हुआ। ण्यत का क्या शेष बचेगा? य शेष बचेगा। कैसे शेष बचेगा? जो ण्यत में आदि न है, उसका चूटू सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और त जो है उसकी हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से या शेष बचेगा। तो मृज अगर या। अब देखो ये सूत्र क्या बोलता है? मृजर वृद्धि स्यात्। तो मृजे रिको वृद्धि सार्वधातुक आर्ध धातुक हो। अब यहाँ देखो जो ण्यत प्रत्यय है वो क्या है? आर्ध धातुक है। क्यों है आर्ध धातुक? क्योंकि न तो वो तिंग है और न ही शीत है। यदि तिंग और शीत में से होता तो क्या हो जाती? उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती। परंतु अब आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा होगी ण्यत प्रत्यय की, ण्यत के या की। तो अब मृजर वृद्धि सूत्र से मृज के री को, मृजे री को बोल रहा है ना, तो मृज के इक, मृज में इक क्या है? री। तो मृज के इक को वृद्धि हो जाएगी। क्या? मृज के री को आवृद्धि होगी। आ क्यों होगी? देखो वृद्धि सम
वृद्धि किसको होती है? वृद्धि सम को होती है, यानी कि जो री है उसको यदि हम आभ्यंतर प्रयत्न देखें या तालब और तालवाद स्थान पर देखें तो क्या हो जाएगा? वृद्धि 3 वर्णों की होती है। किस किस की? आ, आई, औ, इनकी वृद्धि होती है। तो आई और औ का री के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वहां पर क्या बोलते हैं? री को, और री को हमेशा अगुण होता है और आवृद्धि होती है। तो री को आवृद्धि होगी। जब री को कोई गुण या वृद्धि होती है तब क्या उसको क्या होता है? तो रप्रत्व भी होता है। कौन से सूत्र से? तो इसको रप्रत्व हो जाएगा उरण रप्रह सूत्र से। उरण रप्रह सूत्र से रप्रत्व करने पर क्या हो जाएगा? मृ के री को आवृद्धि हुई, रप्रत्व हुआ मार, और ज था जो मार्ज अगर या। अब जो ज है उसको देखो, हमने पहले सूत्र पढ़ा था क्या? चजोह को घिन्यतो हो, अर्थात चकार और जकार को कुत्व होता है। कब होता है? घित और ण्यत, ण्यत परे होने पर। अर्थात यहाँ पर ण्यत परे है, अर्थात ण्यत का या परे है, तो चजोह को घिन्य तो सूत्र से क्या हो जाएगा? जा को ग आदेश हो जाएगा, तो क्या बन गया? मार्ग्य। अब कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वजस अमोट सस इत्यादि सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, सुप्रत्यय का सशेष और ससज रू से सा को रू और रू का रशेष, अवसान संज्ञा विरामोवसानम से अवसान संज्ञा, खरवसानयो विसर्जनीय है सूत्र से अवसान को अर्थात र को क्या हो जाएगा? विसर्ग आदेश करने पर मार्ग्य रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।